अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्लोजिंग आवर में खुश आमदेद। मैं हूं इरफान हैदर। नाज़रीन, सहाफत हमेशा से एक नाजुक और हसास शोबा रहा है। खबर की गैर जानकारी और तहकीक ही सहाफत की असल रूह है। अगर कोई सहाफी अपने फर्ज और हुदूद का ख्याल किए बगैर या अपनी राय या तजिए को बतौर खबर पेश करे या किसी आम शख्सियत से मुलाकात के दौरान निजी गुफ्तगू को इंटरव्यू कहे तो मसाइल पैदा होते हैं। यह सूरत हाल इल्जाम कुनिंदा और इल्जाम लगाने वाले दोनों के लिए परेशान कुन है और सुनने वाले भी गुमराह हो सकते हैं। हाल ही में सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच की आर्मी चीफ से मंसूब स्टोरी और इसके बाद DGISPR की जानिब से इसके सख्त लफ्जों में तरदीद इस बात को वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान में खबर पढ़ने वाला ही नहीं, खबर लाने वाला भी कंफ्यूज है कि इसकी हुदूद क्या है। राय, तजिया और खबर के फर्क को वाज़ेह करना सहाफी का बुनियादी फर्ज है। इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ कल बानी PTI को 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मिली, जिसे तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। क्या 9 मई केसेस में बानी की जमानत इस बात की दलील हो सकती है कि उनका इन मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं, या इसे वक्ती रिलीफ समझा जाए? क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि 9 मई जलाओ घिराव के केस में कई रहनुमाओं को जमानत मिली, लेकिन केस का फैसला उनके खिलाफ आया। इस जमानत के अगले ही रोज बानी PTI के भांजे शाहरेज खान को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में ले लिया। आज अदालत ने शाहरेज खान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है। बात यही खत्म नहीं हुई। आज पुलिस ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी 9 मई केस में हिरासत में ले लिया है। SSP इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक अलीमा खान के बेटे शेर शाह को 9 मई के केसेस में हिरासत में लिया गया है और इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। इन्हीं आम मौजूआत पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। तजियाकार सीनियर सहाफी शनीला मार साहबा में ज्वाइन कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया शनीला मैम आपके वक्त के लिए। कहिएगा, पहले हम बात करेंगे वो एक स्टोरी जो मंसूब की गई आर्मी चीफ साहब से, उसके बाद हमने देखा कि सख्त उसकी तरदीद आई। आप क्या समझती हैं, गलती कहां हुई है? बहुत शुक्रिया इरफान। गलती जो है ना वो एडिटोरियल जजमेंट में हुई है। अच्छा। और इदारे की तरफ से भी हुई है और सुहेल वड़ाइच साहब ने भी इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। पहली बात तो ये जो उनका पहला कॉलम आया था उसके ऊपर लिख रहे हैं फील्ड मार्शल से इंटरव्यू हुआ ही नहीं है। और आपने कॉलम के अंदर भी कहीं पे भी नहीं लिखा कि मैंने 1 to 1 कोई इंटरव्यू हुआ। वहां पे लिखा एक लंबी नशिस्त थी 2 घंटे की, और वो नशिस्त वहां पे हुई थी। वो अगर आप देखें तो जिन्होंने वो अरेंज करवाया था ओवरसीज के जो सदर हैं, वो भी कल उनका भी एक वीडियो बयान आया। उससे पहले अफसार आलम साहब के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि मैं भी बैठे हुए थे, मोहसिन नकवी साहब भी बैठे हुए थे, सुहेल वड़ाइच साहब भी बैठे हुए थे, फील्ड मार्शल भी बैठे हुए थे। तो वहां पे काफी बातें हुई, कुछ सामने आगे कुछ नहीं आई हैं। अगर हम पहले कॉलम को देखें तो देखें उसमें उन्होंने एक बात जो थी वो की थी, वो थी तब्दीली से मुतल्लिक कि क्या वजीर आजम को तब्दील किया जा रहा है तो और यहाँ सदर को तब्दील किया जाए। तो उन्होंने कहा था ऐसा कुछ नहीं सोचा जा रहा। उन्होंने आगे से तारीफ की शबाशी साहब की कि वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। फिर ज्यादा चीजें जो कोट की सुहेल वड़ाइच साहब ने, वो तो उन्होंने इनकी तकरीर को कोट किया जो वहां पे उन्होंने ओवरसीज के साथ की है। उसमें एक चीज थी जो कही गई थी कि सियासी मसालहत तभी हो सकती है जब कोई सच्चे दिल से माफी मांगे। फिर उसके बाद सूरत बकरा की कोई कोट थी, उसको उन्होंने तफसीर उसकी कर दी, जो फील्ड मार्शल ने की वो लिख दी। दूसरी बात, कुछ दिनों के बाद जो वो कॉलम लिखते हैं जिसमें वो कैदी नंबर 804 के नाम लिखते थे और उसको कहते हैं कि आप माफी मांग लें वरना भुट्टो वाला आपका इंजाम होगा। तो ये वो चीजें थी जिससे गड़बड़ हुई कि उन्होंने अगर वहां पे जो माफी वाली चीज थी उसको तजिया यही समझा कि इससे बुराद बानी PTI है, वो माफी मांग ले तो इनका अंजाम हो जाएगा। तो उनको क्लैरिफाई करना चाहिए था कि ये फील्ड मार्शल ने नहीं कही या उनकी राय या उनकी तरफ से ख्वाहिश नहीं थी, ये मेरा तज्जिया है, ये मैंने अज्यूम किया है वहां पे जो तकरीर हुई है या वहां पे मुझे ऐसा लगा है। तो जब वो कॉलम आया तो उसके बाद एक सोशल मीडिया के ऊपर एक बहुत ज्यादा जो था हाइप क्रिएट हो गई कि फील्ड मार्शल की तरफ से ये बात कही गई है कि इमरान खान माफी मांगे, इमरान खान से पूछ लिया गया, उनकी ट्वीट आ गई। उसके बाद काफी इस चीज की चर्चा होने लगी, जिसकी वजह से फिर ISPR को इंटरवीन करना पड़ा और कहना पड़ा। उनकी तरफ से जो तरदीद आई है वो यही है कि कोई 1 to 1 मुलाकात नहीं हुई, वो नहीं हुई। वो तो उनके कॉलम से पता चल रहा था। 9 मई के ऊपर कोई माफी नहीं, ये तो सुहेल वड़ाइच साहब ने पहले कॉलम में भी नहीं लिखा। उनको दूसरे कॉलम को लिखते वक्त ये क्लियर करना चाहिए था कि ये मेरा तजिया है, ये मेरी ख्वाहिश है या मेरी तरफ से एक सजेशन है बानी PTI को, जो कि उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी पे डंट जो है वो पड़वाया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये अदारे की भी जिम्मेदारी थी कि वो क्लेरिफाई करते, एडिटोरियल जजमेंट देते कि खबर
और तज्जिए में फर्क होता है। ये खबर नहीं थी, ये उनका तज्जिया था जिसको खबर बना दिया गया कि फील्ड मार्शल साहब चाह रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे तो माफी दे देंगे। हालांकि कितनी दफा आईएसपीआर के जो तर्जुमान है मेजर शरीफ ये बात कह चुके हैं, जनरल मेजर शरीफ के 9 मई के ऊपर कोई माफी नहीं है, हम 9 मई के ऊपर माफी नहीं देंगे, माफी मांग भी लेंगे तो मुकदमात चलेंगे, मुकदमात में सजाएं हो रही हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये एडिटोरियल जजमेंट थी जिसकी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। सीनियर सहाफी थे, उनको सोच समझ के चीजें करनी चाहिए थी। ठीक है, ये भी देखते हैं हम शनीला अमार साहबा के माजी में हमने देखा है कि आपका भी तजर्बा रहा होगा, हमारा भी तजर्बा है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे सियासतदान जिनसे हम मिलते हैं खबर के लिए या जिनके साथ हमारी फोन पे गुफ्तगू सुनी जारी रहती है, तो अपनी पार्टी के अगेंस्ट भी वो बातें कर रहे होते हैं। तो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू होती है, एक सहाफ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे कोट ना करे, कहां पे कम से कम उस शख्सियत का नाम कोट ना करे। तो आप समझती हैं या तो ऐसा हुआ ही नहीं है जो उस तरह सोहेल वड़ाई साहब ने गलती, मैंने वही पहले सवाल के कहा हुई है, या एक जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू थी एक खाने के ऊपर उसे एक कॉलम का, मुलाकात का या इंटरव्यू का रंग दिया गया? बात यह है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, एक सहाफी के तौर पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसको कहीं पे भी नहीं बताएंगे। हम अगर उनकी तरफ से हमें इजाजत मिल जाए कि भाई आप मेरा नाम मत मेंशन करो, और अक्सर हमने देखा है कि जब न्यूज दी जाती है तो उसके अंदर लिख दिया जाता है कि जी मेरे सोर्स ने कहा है कि आपने मेरा नाम नहीं बताना और उन्होंने ये डिटेल बता दी है। तो फिर तो आप वो बात कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जो लोग मौजूद थे उनसे पर्सनली भी मेरी इरफान बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल की कोई उनके साथ अलहदा से मुलाकात नहीं हुई, वो टेबल पे बैठे हुए थे, टेबल पे और लोग भी बैठे हुए थे, वहां पे डिस्कशन वगैरह हुई है, सियासी डिस्कशन ज्यादा नहीं हुई है, इमरान खान के मुतालिक भी बातें नहीं, और कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आया कि फील्ड मार्शल अलहदा में कहीं पे सोहेल वड़ाई साहब को लेके गए हों, उनके साथ कोई डिस्कशन की हो सकता है कि मोहसिन नकवी के जरिए उनको कुछ ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिली हो जिससे उन्होंने अज्यूम किया हो कि फील्ड मार्शल साहब ये चाह रहे हैं। एम्बिग्विटी है जिसको क्लैरिफाई जो है वो सोहेल वड़ाई साहब खुद ही कर सकते हैं कि गलती कहां पे हुई है। लेकिन अगर ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी वो उनको नहीं बतानी चाहिए थी। अगर ये मीटिंग नहीं थी, अगर ये उनका इंटरव्यू नहीं था, तो उनको इसको भी क्लैरिफाई करना चाहिए। इवन तो जो तस्वीर भी उन्होंने लगाई है वो भी एडिटेड है, कुछ इस तस्वीर में भी एक तीसरा बंदा उनके साथ खड़ा था और उन्होंने उसको एडिट करके लगाया है। तो मेरे ख्याल में सोहेल वड़ाई साहब अब खुद ही आके क्लियर कर सकते हैं। हम तो एज अ सहाफी जो चीज देख रहे हैं हम उसके ऊपर तज्जिया कर सकते हैं, जो सहाफत के असूल है उसके ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन कहां गड़बड़ हुई है, जियो से कहां, जंग ग्रुप से कहां पे हुई है और सोहेल वड़ाई साहब से कहां पे हुई है, ये चीजें तो अब सोहेल वड़ाई साहब खुद ही क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जावेद सुमरो साहब सीनियर सहाफी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। आप कहिएगा, एक अगर सहाफी को गलती करता है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो ऑडिटोरियल पॉलिसी फिर इदारे की जानिब से भी उसे चेक किया जाता है कि क्या ये खबर इस काबिल है कि इसे, ज़ाहिर एक बड़ा नाम है सोहेल वड़ाई साहब, हम कम से कम मैं तो बहुत कुछ उनसे पढ़ के बहुत कुछ सीखा भी है मैंने। तो ये जो इस तरह हमने देखा कि एक तरफ एक, और ये सिर्फ एक नहीं था, मुतवातिर 1 से 2 कॉलम आए, उसे एक इंटरव्यू का रंग दिया गया, बाद में तरदीद आ गई। तो कितना मोहतात रहना चाहिए एक सहाफी को इस किस्म की, खासतौर पर जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू होती है जिस तरह शनीला अमार साहिबा ने कहा, उसके लिए कितना मोहतात रहना चाहिए? थैंक यू वेरी मच। देखिए, बतौर सहाफी तो हमें बहुत ज्यादा खबर देते हुए एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि खबर जो है किसी के हक में होती है तो किसी के खिलाफ में जाती है। तो बतौर एक जेन्युइन जर्नलिस्ट के हमें तमाम पहलू देख के जितने भी उस स्टोरी के अंदर आपके फरीक हैं, आप उनसे राब्ता करके उनका वर्जन लेके शामिल करें तो वो एक बैलेंस्ड स्टोरी होती है। आपकी बात मुझे अच्छी लगी कि हम जब बतौर जर्नलिस्ट किसी सियासतदान के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ, किसी जज के साथ या किसी सीनियर वकील के साथ बैठ के गपशप करते हैं, खाने की मेज पे बैठ के गपशप करते हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, इसको कहीं पब्लिश नहीं करना, कहीं इसकी खबर नहीं चलानी। लेकिन मैंने बतौर जर्नलिस्ट जो है मैंने ये देखा है कि हमारे कुछ दोस्त वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, मैं सोहेल वड़ाई साहब की बात नहीं कर रहा, मौजूदा सिनेरियो के अंदर खास तौर पर कि कुछ दोस्त हमारे इस्लामाबाद के अंदर दोस्त ऐसे हैं जो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उसमें सोशल मीडिया पे ब्लॉग लिख देते हैं कि जी मेरे सोर्सेज यूं कह रहे हैं, मेरे सोर्सेज यूं कह रहे हैं, कुछ लोग कॉलम लिख देते हैं कुछ अखबारों के अंदर। तो ये बज़ाहिर मुझे ऐसे लग रहा है कि सोहेल वड़ाई साहब, चूंकि खबर ये चल सकती नहीं थी, क्योंकि इस खबर के कोई सर पे था नहीं, कोई
क्या कहते हैं बेस नहीं था इस खबर का कि आप कैसे प्रूव कर सकते हो, तो वो खबर तो नहीं बनी, लेकिन उसको कॉलम बनाकर उसको एक खबरियत का रंग दिया गया। और उससे आपने देखा कि पीर वाले दिन किस तरह से दोपहर 1-1:30 के बाद एक हिजान अंगेजी शुरू हो गई सोशल मीडिया पे कि ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया। लोगों ने अपनी अपनी राय देना शुरू की। तो अब इस सारे अमल के अंदर ये देखना जरूर है, ये सोचना होगा कि मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब का इस पे क्या वर्जन आता है, किस तरह से वो इस चीज को अपना पेश कर सकते हैं। क्योंकि DGISPR जनरल शरीफ साहब ने तो कैटेगोरिकली हमने बताया कि जी ये चीज हमने नहीं की, ना ही फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर ने उनसे कोई इस हवाले से गुफ्तगू की है। तो जब एक जो है वो रिस्पॉन्सिबल शख्सियत से इस किस्म की स्टेटमेंट आ जाए तो फिर उस खबर की या उस कॉलम की कोई हैसियत नहीं रहती। अलबत्ता ये जरूर मैं कहूंगा कि उस एडिटोरियल ग्रुप का, यानी कि जंग ग्रुप की ने जो खबर छापी है उसकी इदाराती जो जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से उन्होंने वो भी पूरी नहीं की। उन्होंने भी एक वही कहूंगा लफ्ज में कि वो सस्ती शोहरत के लिए उन्होंने कहा चलो छाप दो। लेकिन अब चूंकि एक जर्नलिज्म डिफरेंट स्टाइल से चल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, अब वो नहीं है कि आपने हिजान अंगेजी में बस कुछ भी कर देना है, कोई भी खबर चला देनी है, फिर थोड़ी देर के बाद बेशक बाउंस हो जाए तो उसमें क्रेडिबिलिटी साहब ही नहीं देखता। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच साहब है उनको अपनी क्रेडिबिलिटी देखनी चाहिए थी, सोच समझ के करना चाहिए था। और मेरा अपना मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें जो है जंग अखबार के पब्लिशर जो हैं और एडिटर उनके साथ जरूर इस मामले के अंदर लाइनअप होंगे कि यार मैं ये बना रहा हूँ, ये कॉलम लिख रहा हूँ, इसको छापना है नहीं छापना। तो उनकी रजामंदी से ये कॉलम जो है वो छपा है और अब उसका जो हम रिजल्ट हम देख रहे हैं कि उसकी कोई बेस ना होने की वजह से उसको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया गया, उस पर इनकार कर दिया गया। ठीक है शनीला साहब, एक चीज ऐड कर दूं कि जंग ग्रुप के जो एडिटर है वो सुहेल वड़ाइच साहब खुद ही हैं। अच्छा जी जी, तो जाहिर है वो किसी भी इदारे से माजी में हम देखते रहे बड़े बड़े इदारों से गलतियां होती हैं, लेकिन अब ये उस वक्त क्लियर हो जब सुहेल साहब खुद इस पर लबकुशाई करें या कुछ लिखें तो पता चले कि आया ये इसको कोई और रंग दिया गया, गलती कहां हुई, वो इस हवाले से बता सकते हैं। एक और मौजू शनीला अमर साहबा मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरह पिछले 24 घंटों से 36 घंटों से अब वो जमानतें 8 मुकदमात में बानी पीटीआई के, उसके बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने इसे सेलिब्रेट किया इस तरह जैसे 9 मई से बानी पीटीआई का दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं था। इन जमानतों के नतीजे में जो तासुर कायम किया गया, क्या आप इनको टेक्निकली ऐसे ही देखती हैं कि क्या ये साबित हो गया कि 9 मई से उनका कोई ताल्लुक नहीं था? क्योंकि हम माजी में देखते रहे 9 मई में बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जिन्हें जमानतें दी गई लेकिन बाद में उन्हें सजाएं भी हो गई। ये उसी तरह का है या इसे वाकई समझा जाए कि ये जमानतें बहुत बड़ी कामयाबी हैं तहरीक इंसाफ के लिए? नहीं इरफान, ये कोई कामयाबी नहीं है। अगर आप जजमेंट देखें तो उसमें कहीं पे भी केस के मेरिट के ऊपर बात नहीं की गई। अगर केस के मेरिट के ऊपर बात की जाती है ना तो फिर उसके बाद बड़ा मसला हो जाता है। जैसे आपको याद होगा कि जो एवन फील्ड का केस था उसमें जो सबसे पहले जमानत दी थी जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मरियम नवाज को, नवाशी साहब को, तो उन्होंने जजमेंट के ऊपर केस के मेरिट को भी डिस्कस कर दिया था। हालांकि जमानत का केस था तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है जब आपका केस लगता है। इसमें कहीं पे भी मेरिट के ऊपर बात नहीं हुई है क्योंकि 2 साल हो गए हैं बानी पीटीआई के खिलाफ अभी तक 9 मई के चालान ही पेश नहीं हुए, ये जो 8 मुकदमात थे। और जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर इसको उनको बेल दी है क्योंकि इससे पहले जो इजाज चौधरी थे, 1-2 और लोग थे, उनके खिलाफ सबूत भी मौजूद थे तो उन्होंने जमानत दी थी। फिर उसके बाद हर केस चलता रहा और उनको सजा हो गई। तो बानी पीटीआई के खिलाफ अभी ना सबूत पेश किए गए थे ना चालान पेश किया गया है, तो इसी वजह से उन्होंने उसके ऊपर उनको प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की, इसी तरह के सिमिलर केस में हमने पहले भी जमानत दी तो इसके अंदर भी जमानत दे दी जिससे उनकी रिहाई नहीं हो सकती। क्योंकि अभी 7 केसेस ऐसे हैं जो पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहे हैं जिसमें बानी पीटीआई ने अभी तक बेल के लिए रुजू ही नहीं किया हुआ, तो वो केसेस भी। उसके अलावा अलकादर ट्रस्ट का जो केस है वो भी चल रहा है, उसमें तो सजा हो चुकी हुई है। तो 9 मई का केस तो अभी चलना है, अभी तो उसका चालान ही पेश नहीं हुआ, तो कैसे इक्वेटल नहीं हुआ है, सिर्फ बेल हुई है। तो अभी तो केस चलेगा, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के ऊपर बात होगी और वो वैसे भी मिलिट्री कोर्ट्स में वो चलेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है मिलिट्री कोर्ट के हक में, तो वहां से भी केस चलेगा, अदालतों में भी केस चलेगा, उसकी सजा अभी आनी है, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। तो अभी बड़ा लंबा प्रोसेस है इन केसेस को लेके। इन जो जमानतों के जरिए उनकी मुश्किलात में कोई भी आसानी नहीं आई है क्योंकि ये जमानतें होनी थी, बल्कि ये लाहौर कोर्ट के
से ही हो जाती तो ज्यादा बेहतर हो जाता, क्योंकि अभी तक चालान ही पेश नहीं हुआ था। तो ये कोई फतह नहीं है, और ना ही इससे बानी पीटीआई जो है वो इन केसों से बरी हो चुके हुए हैं। अभी केस उनके चलने हैं। बल्कि एक सीनियर सहाफी जो थे, मैं उनको सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जिस वक्त 9 मई में जो गिरफ्तार हुए थे खान साहब, तो जेल के अंदर उनको फोन प्रोवाइड किया गया था। याद होगा आपको कि उस वक्त अदालत ने उनको बड़ी कंसेशन दी थी, तो वो खुद मॉनिटर कर रहे थे। उन्होंने कॉल्स की थी जिसमें उस फील्ड मार्शल के बारे में बहुत सी उन्होंने बातें की थी। तो वो सब रिकॉर्डेड है और वो सब एविडेंस अभी पेश करने हैं। अच्छा, तो इस किस्म के रिकॉर्डिंग वाले एविडेंस भी आ सकते हैं? देखिए, अभी तो एविडेंस आई नहीं है ना सामने। अभी अच्छा। तो बहुत कुछ स्पेकुलेट किया जा रहा है। तो जब एविडेंस सामने आएंगे, केस चलेगा, उसके ऊपर बहस होगी, फिर उसका सामने आएगा फैसला, फिर आगे हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वो बेल देती है, तो खान साहब बाहर निकलते, फिर तो कोई फायदा है। अभी तो केस के मेरिट्स और डीमेरिट्स पे तो बात ही नहीं हुई है ना। उसको जो इल्जामात है उसको तो छेड़ा भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है जावेद साहब, चूंकि आप एक्सपर्ट समझे जाते हैं, खासकर जो अदालती मामला होते हैं उनके काफी आप इस हवाले से रिपोर्टिंग भी करते रहे, तो एक तो ये कि इन जमानतों को कैसे लिया जाए, या उसी तरह देखा जाए उसी चश्मे से जिस तरह तहरीक इंसाफ वाले देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इसे हुकूमत जो है कोई और तरह से देख रही है। और फिर जो बात हो रही है, अगर कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो या कुछ ऐसा मौजूद भी है तो उसकी कितनी अहमियत होगी अदालत के अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके व्यूअर्स को ये क्लियर कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी केस के मेरिट पे या डीमेरिट्स पे डिस्कशन नहीं होती, स्पेशली जब बेल मैटर्स आ जाएं। बाकी कुछ ऐसे के मुकदमात होते हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी न किसी हद तक मेरिट पे जाकर बहस करती है और दोनों तरीके के मुकदमा को सुनती है। यहाँ तो ये सीधा सा केस था कि हमें जमानत दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला जो है वो उजलत में दिया गया है, सही नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आप माजी करीब में जाकर देखें तो मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को भी बतौर खातून एवन फील्ड और दीगर रेफरेंसेस के अंदर जमानत दी गई थी। अगर हम माजी करीब में उसको देखें, याद करें, तो उनको भी दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि जमानत मुल्जिम का इसलिए हक होता है, वो उससे पूछ के नहीं दी जाती। लेकिन अदालत की जानिब से ये ग्रेस शो की जा रही है कि ये जो मुल्जिम है जिसे हम जमानत दे रहे हैं, वो जाके इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर्स के सामने पेश होगा, उनके साथ कोऑपरेट करेगा। अगर वो कोऑपरेशन को नहीं मानता, वो नहीं जाता, तो वो जो इन्वेस्टिगेटर होता है दोबारा उसी अदालत से रुजू करता है कि जी हमारे साथ ये जो बंदा है या ये जो मुल्जिम है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इसकी जमानत मंसूख की जाए। तो ये चीजें चलती हैं। बाकी रही इन 9 मई के मुकदमात के इन मामलात की, तो इसके अंदर बेस बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि चालान पेश नहीं हुए हैं। जो आईओ है उसके जो बयानात हैं वो जो है प्रॉपर तरीके से अगर देखें तो उनके अंदर तजाद है। तो इस किस्म की चीजें जब आए तो ऊपर जब अदालत आती है जहां पर थोड़ा बहुत प्रेशर नहीं होता जजेस के सामने, तो वो जजेस उसके ऊपर ग्रेस शो करके मुल्जिम को दे देते हैं पूरी की क्या कहते हैं इसको। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूं आपको जी। तो जजेस जो है वो इस हवाले से उनको जमानत दे देते हैं। हमने बहुत सारे केसेस है सुप्रीम कोर्ट में देखे, मुझे अच्छी तरह याद है। और जैसे मैंने अभी एवन फील्ड वाली आपको बात बताई तो वो है, और इसके अलावा दीगर है। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे जाहिर है सियासी जमात है, सियासी जमात ने अपने सियासी बयानी को आगे लेके चलना है, तो वो अपने उस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए अपने कारकुन को तो कुछ करना है। हाँ। अगर पीटीआई ये कर रही है तो वो उसकी मर्जी है, करने दो, वो अपने कारकुन को खुश कर रही है ना। जो उसका सियासी मुखालिफ है वो तो समझता है। जैसे आज हम आपके प्रोग्राम में बता रहे हैं कि जी ये तो मुल्जिम का अदालत की जानिब से जो डार्लिंग ऑफ द कोर्ट होता है मुल्जिम, उसको किसी हद तक जाकर ये जो है दी जाती है, ग्रेस दिया जाता है कि जी जाएं जी आपको हम दे रहे हैं इस हवाले से। तो ये सारी चीजें बाकी पीटीआई को खुश होने दे। बाकी इसमें इक्विटल नहीं हुई, ये केस अभी भी चलेगा, बाकी मुकदमात हैं वो भी चलेंगे। और मैं ये भी जानना चाह रहा था, जिस तरह शनीला अमार साहब ने कहा कि कुछ ऑडियोज का दावा किया जा रहा है कुछ सहाफियों की जानिब से, गलिबन अगर मुझे सही याद है मुनीफ फारूक साहब ने भी इस हवाले से बातचीत की है, उसकी कोई वैल्यू होती है अदालत के अंदर? मैं आपको बताऊं ना कि जो आपके वो मोहतरम हमारी जो पैनलिस्ट है उनकी जानिब से जो बात की गई 9 मई को, उस वक्त की बात है, तो बिल्कुल ये बात है कि उस वक्त जस्टिस ममता बंजाल ने उस वक्त जब गिरफ्तारी हुई थी इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उनको लेकर जाकर H11 के अंदर जो पुलिस हेडक्वार्टर है वहां उनको बिठाया गया था,
तो अदालती हुक्म पर उनको ये सहूलत फराहम की गई थी। उसके बाद बहुत से पॉलिटिशियन भी जाके उनको मिले, हमें याद है अच्छी तरह, हमने कवर किए। तो ये चीजें दी जाती हैं, ये होता है, और ये तो बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। यहाँ पे मेरे और आपकी तरह का कोई मुकदमा नहीं है जहां पर आप पुलिस वालों के साथ सेटलमेंट करके ये सारी सहूलतें दें। हमें तो ये भी पता है कि जेलों के अंदर तमाम सहूलतें कैदियों को मौजूद होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो सेटलमेंट होती है पुलिस वालों के साथ या उन लोगों के साथ जो वहां ड्यूटी पे होती है। तो ये तो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, इसके अंदर तो उनको ये सारी चीजें देनी थी, और उमर का बंदयाल उस वजह से बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी बने थे, अगर आपको याद हो। तब भी ये सारी चीज है, वो सियासी जमात है, सियासी जमात ने अपने रंग से अपनी चीजों को देखना है, अपने ढंग से अपनी चीजों को देखना है, तो उनको देखने दे, बाकी कोई इक्विटल नहीं है। ये केस चलेगा, अभी लंबा चलेगा, और अल कादिर ट्रस्ट के अंदर ऑलरेडी उनको सजा हो चुकी है, तो वो सजा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आके खत्म भी हो सकती है या कंटिन्यू भी हो सकती है। उसकी मैं मिसाल बताता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब थे, जब उनके प्लेटलेट्स कम हुआ और मुल्क से बाहर चले गए, उस वक्त तो उनके मुकदमा चल रहे थे ना। फिर वो बाहर गए, लेकिन जब वो बाहर गए, सिर्फ 8 हफ्ते के लिए बाहर गए थे, अदालत के साथ वादा करके गए, लेकिन वो नहीं आए। उनके सर्टिफिकेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट्स वहां से आए, वो एक्सटेंड होती रही थी बेल। लेकिन जब वो माहौल बेहतर हुआ, तो वो माहौल बेहतर होने के बाद पाकिस्तान आए, और उनके सारे जो मुकदमा थे, जो उस वक्त भी सियासी थे, मैं ये दावा कह रहा हूं कि उस वक्त भी मियां साहब के ऊपर जो मुकदमा बने थे वो भी सियासी थे। इसी तरह ये मुकदमा भी सियासी, और इनका कोई बेस नहीं है। ये आगे जाके ना इसी तरह से आला अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से ये खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है शनीला मार साहब, आपको भी ये लगता है? और हमें तो वो भी याद है, आपने ऑडियो का जिक्र किया, मुझे याद है कि कमल शोजब साहब गालिबन उनसे बात हो रही थी बानी पीटीआई की, एक लीक भी हुई थी, एक कॉल रिकॉर्डिंग जिसमें वो कह रहे हैं कि कहाँ आपने जाना है, किस जज के पास जाना है, तो वो सारी मीटिंग हो रही थी। तो आप भी समझती हैं कि उसी तरह के सियासी केसेस हैं? खासकर हम बात करें अगर 190 मिलियन पाउंड की, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नजर आता है, और 1.25 साल उसे बड़ा तरीके से चलाया भी गया है, तमाम गवाहान को सुना गया है, तमाम जो उसमें शामिल थे लोग उन्हें सुना गया। तो आप समझती हैं उसी तरह ये भी बड़ी अदालतों में जाके केस जो है वो खत्म हो जाएगा, या इतना आसान नहीं होगा? इरफान, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है ना, इसको कभी भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, किसी टाइम भी किसी भी के भी फेवर में जा सकती है, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट जिसके साथ होती है तो उसके केसेस स्टार्ट भी हो जाते हैं, केसेस खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं मैरिट्स पे बात करूं तो देखिए, मियां नवाज साहब के और इमरान खान के केस में बहुत फर्क है। जो अल कादर ट्रस्ट का केस है, वो तो उनके अपने जो काबीना के लोग हैं उन्होंने खुद वहां पे बयान दिया है कि हमसे बंद लिफाफे के अंदर एक फैसला जो था वो अप्रूव करवाया गया है। अब वो एक रिश्वत का केस बनता है कि एक ओहदे पे मौजूद है और उन्होंने एक प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज को, जो कि जिनकी अब नीलामियां भी होनी शुरू हो गई प्रॉपर्टी की, और वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, उनको फायदा दिया कि उनका वहां से जो मनी लॉन्डर का पैसा था, बरतानिया हुकूमत ने कहा कि वो आपका, बरतानिया के अंदर जजमेंट मौजूद है, आपका है, आप हमें कोई अकाउंट दे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट दे दिया। अब पीटीआई इसको प्ली तो करती है कि देखें जी, इमरान के जाती उसमें तो नहीं आया, ये तो उसमें गया है, सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो रियासत पाकिस्तान के पास आया, लेकिन आपने उसके बदले जमीन ली है। अल कादर ट्रस्ट जो आपके और आपकी वाइफ के नाम है और आप एक ओहदे पे मौजूद है, वहां से लेते हुए आप किसी से कैसे फायदा ले सकते हैं? किसी सरकारी और पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे के ऊपर बैठ के आप कैसे किसी से कोई फायदा ले सकते हैं? तो ये एक केस बनता है। मियां नवाज का तो देखे ना, चल क्या रहा था कि एमन फील्ड के फ्लैट लिए गए, कैसे लिए गए, कभी उनकी बीवी का नाम आ रहा था, कभी कुछ आ रहा, फिर सजा कामे के ऊपर हुई, और फिर अदालत के अंदर भी कहीं पे भी ये साबित नहीं किया गया कि इनका मियां नवाज से ताल्लुक है। बीच में मरियम नवाज को भी रगड़ दिया गया, फिर वो दूसरा फ्लैट्स की भी जो चीजें थी, और उसमें जब केसेस चल रहे थे अदालत के अंदर, तो जब पूछा जाता था कि ये इनकम कहां से आई है, तो वो कहते थे ये आपने फ्लैट्स के कैसे पैसे जो है डिटरमिन किए इतने, तो वो कहते थे हमने गूगल किया इसको। तो ये तो प्रोसिक्यूशन का वहां पे केस था, लेकिन ये तो एक ओपन एंड शट केस है जो अल कादर ट्रस्ट वाला है। जो 9 मई वाला है वो तो रियासत से बगावत का केस है। ठीक है कि इमरान खान उस वक्त जेल के अंदर थे, लेकिन सारी ऑडियोज मौजूद है, वीडियोस मौजूद है, वीडियो एविडेंस बात शनीला मार साहब वहीं आ जाती है ना, ऑडियो वीडियो का। अब तो ये जावेद साहब बेहतर बता सकते हैं हमें, नहीं, क्या अहमियत क्या होती है उसकी अदालत के अंदर?
लोगों ने खुद वो वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट्स पे, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर डाली हुई हैं। वो कोई हुकूमत की तरफ से नहीं, फखरिया अंदाज में डाली हुई है, हमें याद है, अंदाज में खुद डाली गई हुई है। फिर उसके बाद पीटीआई का ये कहना था कि आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, तो वो भी सारी सीसीटीवी फुटेज जो चैनल्स के ऊपर चला दी गई, जिसमें तोड़ फोड़ करते हुए लोग नजर आ रहे हैं उनके, और उनके अपने लीडरान वो दिखा रहे हैं ऑडियो। मुझे अब ऑडियो वीडियो जो भी है उसके लीगल होगा, पोजीशन होगी, वो तो अदालत देखेगी जब वो हाई कोर्ट के अंदर मुकदमा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। लेकिन लोगों ने खुद से सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड की हुई है वो वीडियो जो तोड़ फोड़ की है। आप बर्तानिया को देख लें, जब वहां पे जब ये रॉयट्स हुए थे, तो जिस बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट की उसको भी सजा हुई, जिसने रीट्वीट की उसको भी सजा हुई। तो कानून तो इस तरह चलता है। तो रियासत की बगावत को अगर आप सियासी केस समझेंगे तो मैं उसको नहीं कि सियासी केस समझती। ठीक है जावेद साहब, अब जो आज गिरफ्तारियां हुई हैं हलीमा खान के दो बेटे शाहरेज और शेरशाह, मुझे तो ऐसा लगता है, आप इस पे क्या लबकुशाई करेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये वो जो हमारे तहरीक इंसाफ से निकाले गए शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में बारहा कहा है कि उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है। हलीमा खान साहिबा पे उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए थे, तो शायद मेरे ख्याल में तवज्जो उन्होंने दिलवाई है, उसके वजह से ये हुआ, या 9 मई के केसेस में अब भी किसी को अगर कोई सबूत सामने आ जाए, कोई वीडियो या किसी भी सूरत में, तो किसी ऐसे शख्स को जो उस वक्त नामजद ना हो FIR में अब किया जा सकता है। देखिए, हम इसी मुआशरे के लोग हैं और इस मुआशरे में रहते हैं, तो हमें ये थाना कल्चर भी हमें अंदाजा होगा बतौर जर्नलिस्ट का थाना कल्चर क्या होता है। अगर किसी का झगड़ा होता है तो वो झगड़े में नामालूम अफराद का जिक्र जरूर करवाता है जी, कि जी फला वल्द फला, फला वल्द फला, वला वल्द के अलावा 10 नामालूम अफराद और थे। जब आप नामालूम अफराद थे तो आप उसमें किसी को भी एडजस्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पे इस वक्त जिस तरह से सीटें खासतौर पर 9 मई के मुकदमात के हवाले से चल रही हैं, उन 9 मई के मुकदमात में जाहिर है उस वक्त लोगों ने उजलत में आके, जज्बात में आके, या यूं कहा जाए कि जी बानी PTI की मोहब्बत में आके ये सारी चीजें रखी थी और बड़े फखरिया अंदाज में रखी थी। तो हम बतौर जर्नलिस्ट अपने रिश्तेदारों को तो मैं मना करता हूँ कि भाई कोई ऐसी चीज मत रखना सोशल मीडिया पे जो आगे जाके आपको नुकसान पहुंचे, क्योंकि सोशल मीडिया पे रखी हुई चीज खुद आपके खिलाफ आपके हाथों की लिखी हुई FIR होती है। तो उन्होंने लिखी, अब वो भुगत रहे, अब वो चीजें एविडेंस भी आ रहे हैं। और अगर आपको याद हो, मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई, बाद में उनको रिलीज किया गया मुख्तसर सजाएं देके, तो उनको सजाएं भी इन्हीं वीडियोस के बुनियाद पर दी गई थी। प्रोसिक्यूशन ने उनके वीडियो अकाउंट्स, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन तमाम के लिंक्स पेश किए थे, तब जजेस ने मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनको सजाएं दी थी। तो इन चीजों को इस वक्त एक्सेप्टेबल इसलिए भी किया जा रहा है कि ये सारी चीज, क्योंकि ये बगावत का मुकदमा है, तो उसके अंदर इसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, सुना भी जा रहा है। लेकिन चूंकि इमरान खान उसको शुरू से नहीं मान रहे, उसको कहते हैं ना कि जो डिनाई कर रहे हैं सारी चीजों के, जी मैं तो उस वक्त जेल में था, मैं किसको किस तरह से कह सकूंगा कि जी आज आप 9 मई का भी वाकया करें, मैं तो हाई कोर्ट में था, मुझे तो हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद मुझे पुलिस हेडक्वार्टर्स के अंदर रखा गया और मैं वहां पे ना मेरे पास फोन था ना कुछ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने कहा कि उनके हुक्म पर उनको वहां पे लाया गया, मर्सिडीज गाड़ी में लाया गया था जजेस पवेलियन वाली साइड से। तो आप इस चीज को देखें कि पाकिस्तान में जो आपकी पैनलिस्ट ने बात की कि जहां पे एस्टेब्लिशमेंट राजी हो तो बड़े से बड़े मुकदमा जो है वो खत्म हो जाते हैं। नो डाउट कि मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो मुकदमा थे बगावत के नहीं थे, लेकिन उनके ऊपर मुकदमा सियासी थे। जज बशीर के पास जब उनको सजा हुई थी, मैं उस वक्त भी उस अदालत में मौजूद था। 7 साल और 14 साल की सजा जिस तरह से जज बशीर ने सुनाई थी ATC कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने, उस पर भी हम कहते थे कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेटर की जानिब से कोई भी चीज नहीं दी गई। लेकिन एक सियासी केस था, सियासी केस आपने फिर देखा यहाँ पे कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा था जमानत का, उन्होंने 3 से 4 जो है वकला साहिबान उनको चेंज किया था, और आखिर में इरफान काबिल साहब जिनका ताल्लुक लाहौर से और साबिक अटॉर्नी जनरल है, वो इस वक्त अच्छे ओहदे पे मौजूद है, उन्होंने जाके उनकी 2 से 3 बेल्स के अंदर ये जमानत थी। लेकिन ये क्योंकि मौसम और अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल सिनारियो होता है पाकिस्तान के अंदर, तो ये सारी चीजें आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बतौर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर के कि इन मुकदमात के अंदर वो जो बेस होना चाहिए, वाकई अगर इनके ऊपर आर्टिकल 6 के हवाले से बगावत का मुकदमा चलाना है तो आप इसको आर्टिकल 6 के तहत लेकर आए ताकि प्रॉपर बगावत का मुकदमा चले।
इस किस्म की जो क्रिमिनल साइड पे आप जाके जाएंगे तो क्रिमिनल साइड पे जाहिर है इनके भी तो वकील बैठे ना, उन्होंने तो नहीं कहना कि जी ठीक है, आप अगर प्रोसिक्यूशन की बात हो रही है तो जो डिफेंस है उसने कुछ नहीं कहना, तो डिफेंस की तरफ से भी कोई ना कोई चीज सामने आती है। और अगर कोई वीडियो पेश होती है तो उस वीडियो को यह भी देखा जा सकता है, उसको असेस किया जा सकता है कि आया ये एडिटेड है नहीं है, इसके अंदर क्या चीज है। अगर ऑडियो लीक्स कमीशन याद हो काजी फायजी साहब की सरबराही में बना था, उसके अंदर यही बात की गई थी कि जो ऑडियो लीक्स आई हैं वो एडिटेड है या नहीं है, लेकिन वो देखा फिर आपने तो वो तो दाखिले दफ्तर ही हो गई है सारी चीज। तो ये चीजें अभी इतना रिलाय नहीं करती अदालतें खासतौर पर ऑडियो और वीडियोस के ऊपर, लेकिन जहां तक केस को समझने की बात है तो उन ऑडियोज और वीडियोस को सुना जाता है, समझा जाता है, और जो जरूरी वीडियो होती है उसको फोरेंसिक के लिए भी भेजा जाता है, चाहे वो ऑडियो हो या वीडियो। लेकिन यहाँ मामलात ये भी तो है ना। जी जी इरफान, मैं एक बात करना चाह रही हूँ। देखें, खान साहब ने इसको खुद भी माना हुआ है। 9 मई के बाद जब उनको बेल दी गई थी जस्टिस सिताब बंदयाल की तरफ से, तो उन्होंने वही अपने कौन फिर होगा तो यही होगा। तो उन्होंने कहा था कि मुझे रेंजर ने गिरफ्तार किया था तो मेरे वर्कर्स ने फिर कहां जाके एहतजाज करना था, तो मेरे वर्कर ने वहीं पे जीएचक्यू को और सामने उधर जाके एहतजाज करना था, और अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो फिर ये होगा, तो मान गए। लेकिन जब उनको नजर आया कि ये बड़ा संगीन केस बन रहा, तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया कि नहीं सीसीटीवी फुटेज दिखाएं, ये तो हमारे खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया। इस टाइप की चीजें उन्होंने फिर कहनी शुरू कर दी थी, लेकिन पहले वो मान गए थे, और वो उनकी जो बयान है वो इस वक्त मौजूद है। देखिए, आजकल का जो दौर है ना, यहाँ पे कोई चीज भी नहीं छुपी रह सकती, क्योंकि ये ऑडियो वीडियो का दौर है। इसके अंदर आपके पास हर चीज रिकॉर्ड हो जाती है। ये वो जमाना नहीं कि सिर्फ अखबार छप रहा है तो कोई भी अपने बयान से कर सकता है। अब आपकी हर माजी में भी अदालतों के अंदर हमने इफ्तिखार चौधरी साहब का जो माजूली वाला केस था, उसमें भी हमारे एक सीनियर साहब जिनका ताल्लुक जंग इकबाल से था, इस्लामाबाद क्लब की एक खबर छाप दी थी और दूसरे दिन उन पर अदालत ने उनको बुला के तमाम वजाहत ली थी। और अगर जो इस वक्त जावेद साहब जो इस वक्त वजीर मामलात हैं उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। नहीं जी, वो मैं आपके प्रोग्राम में मैं नहीं कहूंगा, वो तो बहुत छोटी लेवल के हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत सीनियर साहब ही, वो बहुत छोटे लेवल के वजीर मुमलिकत, आजकल तो वो माशाल्लाह दोस्त भी हमारे तैयारियां कर रहे हैं इलेक्शन की। अच्छा, उसमें अरशद शरीफ साहब पेश हुए हैं इन्हीं अदालतों में, उन्होंने अपने सबूत दिए हैं। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर शाहिद मसूद इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए। मैंने कई सहाफियों को पेश होते रहता है जिन्होंने गलत खबर लगाई, लेकिन बतौर सहाफी अगर अखबार में भी कोई खबर छपती थी तो उसको भी चेक किया जाता था। तो ये चीजें चलती हैं। अदालत वीडियो को एविडेंस के तौर पर नहीं लेती, लेकिन वीडियो को सुनती जरूर है, क्योंकि बेस बनाती है वो चीज, और अपने जजमेंट के अंदर वो जज उन चीजों को शामिल करता है। शॉर्ट ऑर्डर में नहीं, जो डिटेल जजमेंट होती है उसके अंदर उसको वो जज साहब उसको शामिल करते कि मैंने ये चीज देखी है। तो यहाँ भी ये चीज होगी। बजाता रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने 9 मई को आकर सुप्रीम कोर्ट में भी तो ये कहा था ना कि कोई माने कि जी मैंने तो ये कुछ नहीं किया। ठीक है, अब वो चीज आप माने ना जो अदालत के अंदर उसने स्टेटमेंट दी है, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन इसकी वीडियो हम लेते हैं। हाँ, उसने वीडियो में बात की है, उसको फोरेंसिक कराएं, उसको सामने ले आए, और हो सकता है मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में बताऊं कि यही वीडियो जो है इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट से मजीद सजा के लिए सबूत के तौर पर सामने लाकर उनको वहां से सजा हो जाए। आपको लगता है कि बानी पीटीआई का मामला मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ जाएगा? उसकी वजह आप वो समझ रहे हैं जो एक साबिक डीजी आईएसआई है उनका जो केस चल रहा है, इसकी वजह से? आप मुझे सुन पा रहे? जी, मैं सुन रहा हूं। जी जावेद साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, इस वजह से आप कह रहे हैं कि साबिक डीजी आईएसआई का जो केस है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, उसकी कोई गवाही आ गई? तो देखिए, मैं ये कहूंगा कि ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे जावेद सोमरो साहब, सीनियर सहाफ़ी, और हमारे साथ मौजूद थी शनीला अमार साहब, तजियाकार, जो इस सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे। नाज़रीन, बानी पीटीआई के 8 मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिसे तहरीक इंसाफ एक बड़ी जीत करार दे रही है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इन जमानत नतीजे में क्या केस खत्म हो जाएगा या उनका ताल्लुक इस केस से खत्म हो जाएगा 9 मई के जलाओ घिराव के केसेस से। तो तजियाकार और जो
कानूनी माहिरीन हैं उनकी ये राय है कि ऐसा नहीं है। अलबत्ता 2 अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। बानी पीटीआई की बहन हलीमा खान के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो 9 मई के जलाओ घिराव में मौजूद थे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का यह कहना है कि शेरशाह की गिरफ्तारी इसलिए की गई है हलीमा खान के बेटे की कि उनके खिलाफ भी इंक्वायरी हो रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इरफान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने कहा।